हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य देख रहे हैं, जिसमें आज का वीडियो जो हम लोग देखने वाले हैं वो लिपि से रिलेटेड है। तो आज हम लोग इसमें इस चैप्टर में लिपि के पूरे कंटेंट को देखेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और साथ में पेन कॉपी लेकर बैठे, जो भी पॉइंट्स आप लोगों को कहा जाए उनको नोट करते हुए चलें, ताकि आप लोगों के लिए यह एक बेहतर नोट बन सके। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो जब अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से लिपि देख रहे हैं, जिसमें पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, जी हाँ, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए वे वर्ण कला है, और जिस पर ये रूप लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो कहा गया कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह माने गए वे भी वर्ण कहलाते हैं, और वे जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, लिपि का विकास मुख्यतः निम्न अवस्थाएं में मानी जाती है, जिनमें आप देख सकते हैं चित्रा लिपि में देख सकते हैं, प्रतीका लिपि में देख सकते हैं, प्रतीक लिपि में, भाव लिपि में देख सकते हैं, और ध्वनि लिपि में देख सकते हैं। और इनको दो कैटेगरी में ध्वनि लिपि को बांटा जा सकता है। एक दो आप देख सकते हैं वो अक्षरात्मक है, जिसे सिलेबिक बोलते हैं, और सेकंड जो है वो वर्णात्मक है, जिसे अल्फाबेटिक बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत में सारी लिपियां अक्षरात्मक है। आप ध्यान रखेंगे, भारत में जो भी लिपियां वे सभी क्या है, वे अक्षरात्मक है। रोमन लिपि वर्णात्मक होती है। ध्यान रखेंगे, जो रोमन लिपि होती है वह क्या कौन सी होती है, वे वर्णात्मक होती है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। अभी से पहले की बात करें तो 3 लिपियां प्रचलित थी, जिनमें आप फर्स्ट देख सकते हैं ये सिंधु घाटी लिपि थी, सेकंड में खरोष्टी लिपि, और थर्ड में ब्राह्मी लिपि थी। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी के मोंटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिलों पर मिले हैं। ध्यान रखेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि मिले हैं उनका नमूना मोंटेगरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिलों पर मिले हैं। डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता को ट्रांजिशनल देख सकते हैं आप लोग, डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी जो लिपि है उनको ट्रांजिशन स्क्रिप्ट यानी भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है, जो निम्न है। आप देख सकते हैं क्या मतभेद है। तो विद्वान हंटर मानते हैं इसकी जो ध्वनि की चिन्हों की संख्या है वह 253 है। लैंगडन मानते हैं 228 है, और गैंड एंड स्मिथ जो मानते हैं ये 396 है। तो आप ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, 2-3 बार वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर अवश्य हो जाए। खरोष्टी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना है वो पश्चिमोत्तर भारत के शहबाजगढ़ी पंजाब या यूसुफजाई देख सकते हैं, यूसुफ जई जिला, और मानसेरा जो पंजाब का हजारा जिला में अशोक के शिलालेखों से प्राप्त हुआ है। आप ध्यान रखेंगे, जो खरोष्टी लिपि है वह प्राचीनतम जो इसका नमूना आपको देखने को मिलेगा, यह शहबाजगढ़ी जो पंजाब का यूसुफजई जिला, और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला में अशोक के जो शिलालेख या अभिलेख है उस पे यह प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों का अभिमत है, जिनमें आप देख सकते हैं विद्वान एक तरफ और क्या इनका मत रहा है। तो ये चीनी कोश देख सकते हैं, चीनी कोश चीनी कोश फाबान सुचिलिन ये खरोष्टी नाम के व्यक्ति से हुआ, ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर राजबली पांडे की बात करें तो ये खर गधे के ओठ के समान है। ध्यान रखेंगे, ये गधे के ओठ के समान मानते हैं। डॉक्टर सुनीति चटर्जी जी हैं, ये खरोस्तोत देख सकते हैं, खरोस्तोत की खरोष्टी से माना है। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है, और इसमें 35 वर्ण, 5 स्वर और 11 वर्ण व्यंजन होते हैं, तथा इसमें संयुक्ताक्षर का स्वरथा अभाव है। ध्यान रखेंगे, जो खरोष्टी है दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसमें 35 वर्ण होते हैं, जिनमें 5 स्वर और 11 व्यंजन होते हैं, तथा इसमें संयुक्ताक्षरों का स्वर्थ अभाव होता है। ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले के प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बाड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं।
ब्राह्मी लिपि के नामकरण की बात करें तो इनके प्रमुख मत इस प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट में कहा गया कि ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। ब्रह्मा वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मणी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। चीनी विश्वकोश फासवान सुलिन 628 ईस्वी के अनुसार ब्रह्मा नामक आचार्य के आधार पर ये लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। तो आप ये सभी का मत आप देख सकते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर दो मुख्य मत प्रचलित है, जिनमें यह एक भारतीय लिपि है और नंबर यह एक विदेशी लिपि है। तो ये दो मत प्रचलित है जो ब्राह्मी के उत्पत्ति को लेकर है। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ से दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है और इस वर्ग में अनेक मत प्रचलित है जो निम्न है। जो ब्राह्मी लिपि है उसकी उत्पत्ति भारत से मानी जाती है और इसके बारे में अनेक मत प्रचलित हैं, जिनमें आप देख सकते हैं विद्वान और उनके मत। तो इनमें जो आप पहले देखेंगे वह एडवर्ड थॉमस जो मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। जगत मोहन वर्मा ये वैदिक चित्रलिपि से व्युत्पन्न है। डॉक्टर आर श्याम शास्त्री ये सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न है। आप देख सकते हैं जो छांकित चिन्ह उनसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। देखेंगे अगला पॉइंट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर राजबली पांडे जो है ये सिंधु घाटी लिपि से विकसित मानते हैं। इनका यह मत रहा है। डाउसन कनिंगम और लसन ये आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी आप देख सकते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है। तो ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो कहता है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है और इस वर्ग में भी अनेक मत है जो इस प्रकार है। आप देख सकते हैं इनमें विद्वानों का नाम और अभिमत। डॉक्टर यहाँ से देख सकते हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मुरर देख सकते हैं, डॉक्टर अल्फ्रेड मुरर, जेम्स प्रिंसेप और सेनाट ये कहते हैं कि यूनानी या फोंसी से उत्पन्न है। डॉक्टर बुल्लर, डॉक्टर डेविड ड्रिंजर ये कहते हैं उत्तर यहाँ से देख सकते हैं उत्तर सामी से उत्पन्न है। टेलर, डिके और कैनन इनकी बात करें तो ये दक्षिण सामी से उत्पन्न मानते हैं। बेवर, बेनेफे और जेनसेन ये जो मानते हैं फोनोसिया से उत्पन्न। तो यहाँ से आपने देखा कि विदेशी और देशी दोनों में माना जा रहा है और इनमें अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। आगे बढ़िए। तो कहता है कि प्रोफेसर बुल्लर के अनुसार ब्राह्मी लिपि के 11 अक्षर थे। देख सकते 41 अक्षर थे जिसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन है। देख सकते हैं जिसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन है। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है जिसमें आप देख सकते हैं ब्राह्मी और ये दक्षिण शैली में बात करें तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का यह विकास किया। और उसके बाद उत्तरी शैली की बात करें तो गुप्त लिपि जो 4वीं से 5वीं सदी की बात कर रहा है। उसके बाद सिद्ध मात्रिक या कुटिल लिपि, उसके बाद यह देवनागरी लिपि जो 9वीं सदी में आया और उसके बाद शारदा लिपि जो 10वीं लिपि में आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि का विस्तार या किस प्रकार से विकास किया था। सिद्ध पत्रिका लिपि को डॉक्टर बुल्लर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। आप इसको नोट कर लेंगे कि जो सिद्ध मात्रिक लिपि है उसको डॉक्टर बुल्लर ने न्यून कोणिक लिपि नाम दिया है। यह लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह जो लिपि हुआ वह कालांतर में समय बीतते गया, उसके बाद इसका जो नाम हो गया वह कुटिल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 588-89 का बोध गया का अभिलेख सिद्ध मात्रिक लिपि में ही है। ध्यान रखेंगे जो सन 588 और 89 का जो बोध गया का अभिलेख है वह सिद्ध मात्रिक लिपि में ही है। ध्यान रखेंगे। देवनागरी लिपि, आइए हम लोग बात करते हैं देवनागरी लिपि को लेकर। तो ब्राह्मी की उत्तरी शैली में 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इस कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ जिसे प्राचीन नागरी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे यह किस तरह से देवनागरी का आया। तो आइए बढ़ते आगे। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत मिले हैं जिनमें आप देख सकते हैं जो इस प्रकार हैं। यहाँ से फर्स्ट में जो मिला वह प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से नागरी नामकरण हुआ है। ध्यान रखेंगे यह नागलिपि से जो हुआ है वह नागरी नामकरण से हुआ है।
नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी इसका नाम पड़ा है। ध्यान रखेंगे, नगरों में जब प्रचलन हुआ तो इसका नाम देवनागरी पड़ा है। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण इसे देवनागरी नामकरण किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, जो पाटलिपुत्र है इसका नागर नाम और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण इसका जो नाम पड़ा या नामकरण किया गया वह देवनागरी किया गया है। CR श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे मंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी के नाम से उनका देवनागरी हुआ। ध्यान रखेंगे, इसी के नाम से जो उनका नाम हुआ वह देवनागरी हुआ। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए, तो कहता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा है। ध्यान रखेंगे, जो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे उनको नाम पर यह नागरी पड़ा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा है। तो आप ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को, जो अनेक लोगों अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार के मत दिए गए हैं। आगे की ओर बढ़िए, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में हुआ है। आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ से, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी के एक राजा हैं जो गुजरात के राजा जयभट्ट। आगे और की ओर बढ़िए, तो यहाँ से देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि का जो वैशिष्ट है वह देवनागरी की लिपि आक्षरिक है। देख सकते हैं यह आक्षरिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। देख सकते हैं सुधार को लेकर। तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक पाठ, जिसे तिलक फाट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि का सुधार आरंभ किया गया था। आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट करेंगे कि किस तरीके से इसका सुधार हुआ, तो आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका उपयोग हुआ। जो हरिजन पत्र इनका था महात्मा गांधी जी का, इसमें इसका प्रयोग हुआ, जो अ की 12 खड़ी को तैयार करके किया गया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के पंचमाक्षर अंग देख सकते हैं, अंग इया न ट्वर्गिन न म के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा गया। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिसके वर्णों की संख्या में कमी आएगी। ये जो सुझाव दिए थे ये श्रीनिवास जी दिए थे कि महाप्राण जो वर्ण है उनके बदले अल्प प्राणों को उनके नीचे लगा दिया जाए, कोई चिन्ह लगा दिया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापति में नागरी लिपि सुधार लिपि का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका देख सकते हैं, काका कालेलकर थे। सम्मेलन के कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इसका नामकरण किया। तो आप देख सकते हैं ये सभी पॉइंट्स को लेकर, तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और जानकारी हम लोग प्राप्त करें तो इस समिति का जो कुल बैठक हुई वह 9 बैठकों में हुई और समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ध्यान रखेंगे कब ये अपनी नीति करी थी, तो ये 1949 को करी थी। ध्यान रखेंगे यह 1949 को करी थी। चलिए आगे की ओर बढ़िए, तो आगे जो हम लोग पॉइंट्स देखेंगे वह कहा है कि नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधित सुझाव पर अपने विचार के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों परिषद में आमंत्रित किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने
कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। तो यहाँ से हम लोग लिपि अपना खत्म करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।